क्वेश्चन नंबर 159 ये गलत पड़ गया दोस्तों। गुदई महाराज जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनका संबंध किस घराने से है? ठीक, इनका संबंध किस घराने से है? बनारस घराना। और एक क्वेश्चन और याद रखना, प्रश्न में भी प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। अब तबला बजाने वाले बनारस घराने के कौन कौन लोग हैं उनके भी नाम लिख लो भाई। गुदई पूछा, इसके अलावा नाम नोट करो। राम सहाय, यही सब बनारस घराने से हैं। राम सहाय, अगले व्यक्ति का नाम लिखो जानकी सहाय। राम सहाय के बाद जानकी सहाय। पंडित किशन महाराज सबने सुना होगा, किशन महाराज। अगले व्यक्ति का नाम है कंठे महाराज। और पंडित अनोखे लाल, पंडित अनोखे लाल। क्लियर भैया? एक गुदई महाराज, राम सहाय, जानकी सहाय, किशन महाराज, कंठे महाराज और पंडित अनोखे लाल, ये सब किस घराना से हैं? टोटल बनारस घराना से हैं। डाउट तो नहीं कोई? अगला आ जाओ। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? झांसी में। इसके बारे में जरा समझ लो। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। ठीक, अच्छा, आम महोत्सव पूछा जाए, मैंगो फेस्टिवल, तो उसका आयोजन होता है लखनऊ के मलिहाबाद में, क्योंकि वहाँ पर आम ज़्यादा हैं। और झांसी में ही केंद्रीय चरागाह अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय चरागाह अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 161 पे आओ कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ठीक, जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौशाम्बी। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल नोट करो कि जैन धर्म के क्यों प्रसिद्ध स्थान है। नोट करो, जैन धर्म के छठवें तीर्थकर, छठवें तीर्थकर का नाम क्या है? बिल्कुल सही, पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। पद्म प्रभु का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम से यहाँ पर मंदिर भी है, पद्म प्रभु मंदिर। तो जैन धर्म के छठवें तीर्थकर हैं कौन? पद्म प्रभु। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। ठीक, कौशाम्बी। हटाएं भैया। क्वेश्चन नंबर 162 कि फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे। प्रश्न पढ़ लेना, कभी कभी उल्टा पूछ देते हैं कि फैजाबाद के यानी अयोध्या के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में, ठीक, किस संगीत में? शास्त्रीय संगीत में किस शैली का आविष्कार किया? टप्पा शैली का आविष्कार किया। कौन है भैया? नोट करो, मुस्तरी बाई। नोट करो भैया, ये फैजाबाद के, जाके तो आध घंटा बाद मिले, फोन करो। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार मुस्तरी बाई ने, पूरी लाइन नोट करो, मुस्तरी बाई ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली, जैसे कथक एक शैली है, अलग अलग शैलियां होती हैं। टप्पा शैली का विकास किया था। कौन सी शैली है? टप्पा शैली। टप्पा कटप्पा कछु समझो। 163 पूरे हुए हैं, उसके बाद ही उठियो। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में यानी सावन के महीने में कौन सा गीत गाए जाते हैं? बताइए भैया, बताइए भैया। कजरी। कजरी कैसा गीत है? मौसमी गीत है। यहाँ नोट करो, सबके समय नोट कर लो जरा। कजरी हो गया मौसमी गीत। मौसमी गीत लिख के आ जाए या बरसात का मौसम लिख के आ जाए, ठीक, मौसमी गीत है। और कजरी गीत गाया कहाँ जाता है? मिर्जापुर, खास तौर पर मिर्जापुर। अगला आ जाओ, चैती कहें या चैता कहें, बात एक ही है। चैती कहें या चैता कहें, ठीक भैया। और एक लोकगीत है
लोकगीत। और ये गीत कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल में गाया जाता है। रसिया सबको मालूम है, रसिया गाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और बिरहा, बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल में। कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। फिर रिपीट कर दें, बिरहा हो गया पूर्वांचल, रसिया हो गया ब्रज क्षेत्र, चैती या चैता हो गया लोकगीत जो कि पूर्वांचल में है, और कजरी मौसमी गीत है जो कि मिर्जापुर में है। नोट कर लो, कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 164 पर कि प्रसिद्ध सितार वादक जिनका नाम है नवाब इनायत खान, उत्तर प्रदेश के किस जिला से संबंधित हैं? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, बताइए भैया। बिल्कुल सही, नवाब लिख दो, नोट कर लो। सितार वादक नवाब इनायत खान, और इनका संबंध लिखो इटावा जिला। खाम खाम में खड़े हैं, खड़े रहो। अब सामयिक मैंने कह दो, मिले नहीं अब कोई हो। आदमी को समझाओ सही बात, उसकी समझे में नहीं आता, पता नहीं कैसे हुआ है। सितार वादक नवाब इनायत खान, और डेस करके लिख दो कौन सा जिला? इटावा जिला या इटावा घराना। क्वेश्चन नंबर 165, अब ध्यान सुनियो, ये शायद मालूम होगा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहा जाता है, इनका नाम क्या है? तो किसको अप्पा जी कहते हैं? गिरिजा देवी को अप्पा जी। अच्छा, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो नोट करो, बनारस घराना, बनारस घराना। और गिरिजा देवी कौन सी गायिका हैं? ठुमरी गायिका हैं। गिरिजा देवी कौन सी गायिका हैं? ठुमरी गायिका हैं। पूरा नोट करो कायदे से, ठीक। हटाएं भैया, अप्पा जी, गिरिजा देवी, बनारस घराना और ठुमरी गायिका। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? यहां प्रश्न में कंफ्यूजन है, हम पूरा डिटेल बताएं, पहले आप आंसर बताओ। ठीक, लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर नोट करो पहले, बाछू खान। हम बता रहे हैं, हम बाछू खान, इसके बारे में पूरी डिटेल नोट करना, जरा नोट करो। यह घराना जो लखनऊ घराना है संबंधित किससे? यह घराना शास्त्रीय नृत्य शैली, जो लखनऊ घराना है यह घराना शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से संबंधित है। और यहां पर एक प्रश्न और हुआ था कि जब इस घराने की नींव रखी गई, कौन से घराने की? लखनऊ घराने की, शास्त्रीय नृत्य कथक शैली से संबंधित है, तो उस समय नवाब कौन था? अवध का क्षेत्र पड़ता है, तो उस समय अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खां थे। तो अगर पूछा जाए कि शास्त्रीय संगीत का जनक यानी इसका, तो वाजिद अली खां पे भी टिक कर देना अगर बाछू खां नहीं है तो। उस समय अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खां थे। एक प्रश्न आएगा भी आगे, देख लेना, वाजिद अली खान थे। ठीक, बिस्मिल्लाह खां तो मालूम ही है, सनाई वादक हैं, और इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कि चौछा दरगाह शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? अंबेडकर नगर, नोट करो, अंबेडकर नगर। कि चौछा दरगाह शरीफ, और डेस करके लिख देना अंबेडकर नगर। और इस दरगाह का दूसरा नाम भी नोट कर लेना, सैयद मखदूम, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर। इस दरगाह शरीफ का दूसरा नाम है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर।
याद रहेगा किसका? कि चौछा दरगाह शरीफ का दूसरा नाम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, और है कहाँ पर? अंबेडकर नगर में। हटाएं। 168 जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान है। यानी बलिया में किस ऋषि का जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है और उनका आश्रम भी है। तो कहाँ पर है? किसका है भाई? भृगु ऋषि का आश्रम जो है वो कहाँ पर है? बलिया में है। जन्म स्थान पूछा जाए, कर्म स्थान या आश्रम। 169 किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? नवाब वाजिद अली शाह, गिरधर दास। बताइए भैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक? सैयद आगा हसन कश्मीरी। नोट नहीं किए थे कल? बताओ भैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक? अब हम खुद कंफ्यूज हो गए। हमारे अनुसार आगा हसन है क्या? चेक करो जरा। नहीं, आगा हसन है। वाजिद अली शाह, नोट कर लो भैया। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह सही है। हाँ, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक वाजिद अली शाह। और इसके बारे में, वाजिद अली शाह के बारे में एक बात और नोट करो, इन्हें ठुमरी विधा का, किनको? वाजिद अली शाह को इन्हें ठुमरी विधा का जन्मदाता माना जाता है। ठुमरी विधा का जन्मदाता माना जाता है। यह स्वयं भी अभिनय करते थे, यानी वाजिद अली शाह ठुमरी का अभिनय स्वयं करते थे। यह स्वयं भी अभिनय करते थे। ठीक, चलो। 170 एक तरफ भैया लेखक के नाम हैं और एक तरफ उनका उपनाम है, और आपको मिलान करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला। रघुपति सहाय को क्या बोलते हैं? फिराक गोरखपुर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र, और बैद्यनाथ मिश्र का नाम हो गया नागार्जुन। क्लियर है? अब तुम भूल कहाँ सकते हो, मैं बता दूं। आप बैद्यनाथ मिश्र भूलेंगे, इनका नाम स्पेशल नोट करो, नागार्जुन। नोट करो, भूल जाओगे क्योंकि बहुत कम पूछोगे वो है। बैद्यनाथ मिश्र का उपनाम नोट कर लो, नागार्जुन। और रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी उर्दू शायरी के प्रसिद्ध लेखक हैं, इनको उपनाम दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबको मालूम है। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद सबको मालूम है। भूलोगे तो तुम बैद्यनाथ मिश्र वाला। ठीक। 171 अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता? बहुत फेमस है, गोरखपुर। बिल्कुल सही, गोरखपुर। और गोरखपुर की कौन सी प्रेस है? गीता प्रेस। गीता प्रेस। और इस पत्रिका का संपादक कौन है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद। नोट करो, कल्याण पत्रिका के संपादक हैं हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद। क्लियर? आराम से लिखो, हनुमान प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 172 राष्ट्रीय कवि जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी। और इनको प्यार से वहाँ के लोग दद्दा भी कहते हैं, तो नोट कर लो, मैथिली शरण गुप्त को दद्दा भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा भी कहते हैं। दद्दा भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ लिखो? झांसी। ठीक। 173 को कायदे से डिफाइन कर दी कि कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में नहीं पाई जाती है? गलत।
चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है, लेकिन सहरिया नहीं। अब पहले आप बनारस जिला डालो, हेडिंग हेडिंग लगाओ पहले बनारस जिला, और बनारस जिला की सारी जनजातियां लिखो। सबसे पहले ये लिखो चेरो, चेरो के बाद लिखो गोंड, गोंड के बाद लिखो खरवार। ऐसा थोड़ी ना कोई जनजाति एक ही जिला में पाई है, 2-4 जिलों में होती है ना। ये तो 3 पहले नोटे कर लो। उसके बाद लिखो ओझा, अगली जनजाति का नाम है ओझा बनारस में। अगली जनजाति का नाम है नायक, फिर है पथारी, ओझा नायक पथारी, ठीक, ये वहीं पाई जाती हैं बनारस में। अगर हम सहरिया की बात करें तो सहरिया पाई जाती ललितपुर में, ललितपुर में। लेकिन एक कन्फ्यूजन रखना याद, सहरिया तो ललितपुर में है, अगरिया सोनभद्र में है। तो सोनभद्र अगली हेडिंग लगाओ, सोनभद्र, और सोनभद्र में डैश करके लिख दो अगरिया, अलग अलग हैं अगरिया। अगरिया के बाद लिखो बैगा, बैगा के बाद भुइया, भुइया, ठीक। सबसे ज़्यादा पूछा था अगरिया, अगरिया है सोनभद्र में और सहरिया है ललितपुर में, ये ध्यान रखियो। आ गया क्वेश्चन देखो, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं? सोनभद्र। क्लियर है? अगरिया, बेगा तथा भुइया जनजाति सोनभद्र। अगला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह की प्रथा प्रचलित है? गलत, नोट करो। देखो, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। यहाँ युवा गृह प्रथा प्रचलित है, यहाँ युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगबंगा भी कहते हैं, जिसे रंगबंगा भी कहते हैं। युवा गृह प्रथा को रंगबंगा भी कहा जाता है, रंगबंगा भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां, यानी एससी की बात करें, एससी, सर्वाधिक एससी पाया जाता है सीतापुर में, तभी अक्सर वहां बसपा जीतती है, सीतापुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी निवास भी करता है पूरे भारत का, लेकिन सर्वाधिक एसटी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। एसटी का मतलब है अनुसूचित जनजाति। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिला में निवास करती है? कौन सी भैया? नोट करो, माहेगीर, नोट करो, माहगीर जनजाति, माहगीर जनजाति एक मछुआरा जाति है, एक मछुआरा जाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, जो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक भैया, नोट कर लो। बैगा कहाँ पाई जाता है? सोनभद्र में। खरवार बनारस वगैरह कई जगह। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और थारू जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? बजहर। थारू जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? तो बजहर। क्वेश्चन नंबर 178, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में कौन सी जनजाति? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में बताइए। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में भी कहरवार जनजाति पाई जाती। नोट करो, बांदा जनपद के
खरवार कहीं एक जगह थोड़ी ना, 2-4 जगह है भाई, मिर्जापुर में भी है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में खरवार जनजाति रहती है। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करता है? कौन सी भैया? जौनसारी जनजाति। और ये कहाँ निवास करती, नोट कर लो, उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में, यूपी के पुरोला क्षेत्र में, पुरोला क्षेत्र में। वैसे जौनसारी बिजनौर में भी है, बिजनौर वाला तो नहीं है, देखो जरा नहीं, चेक करो। जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में, बिजनौरी है, चेक कर लिया? तो फिर कंफर्म कर लो एक बार, कंफ्यूजन है या तो कोई है इनमें से। भैया बताइए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में? फुर्सतगंज। कहां पर है? फुर्सतगंज। ठीक। गलत 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 गलत। यहां पर केंद्रीय हिंदू विद्यालय लिखा है, ना कि बीएचयू लिखा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और केंद्रीय हिंदू विद्यालय की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। नोट करो, हो सकता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन आ जाए। देखो, केंद्रीय हिंदू विद्यालय की नींव एनी बेसेंट के बाद प्लस करके लिख देना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला 182, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा। सबको मालूम है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र। और कृत्रिम अंग कहाँ बनते हैं? हैंडीकैप्ट वाला काम कानपुर में। कानपुर में है, ठीक, हैंडीकैप्ट से समझ लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बिल्कुल सही, ठीक, मेरठ। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। और एक बार कम से कम 2 घंटा बाद आओ। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? ऐसा है ना, आदमी की अगर सही समय पर मदद कर दो तो आदमी पागल समझाता है। और मेन प्रॉब्लम क्या है, हम जितना लोगों ने फ़ोन करो हम तुरंत पहुंच गए, तो आदमी बिल्कुल जा समझे जे तो वो हैं, कम से कम 12 चक्कर लगवाए हैं। कतई बात नहीं करनी, थोड़ा ना सख्ती रवैया अपने, ना दिन भर खड़े रहे खोपड़ी पे। हाँ, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो बीवी गिरी थे इनके ये राष्ट्रपति थे, तो इनके ही चुनाव में 2 बार मतगणना हुई थी। बड़े शांत बैठी हो। हाँ बिटिया, तुम बताओ, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान सही है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 188 कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। गलत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बिल्कुल सही जवाब है मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा। हाँ भाई, एक पुलिस में पूछा गया था 2018 के पेपर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां पर है? कंफर्म? कौन सा आंसर होगा? मुरादाबाद। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बहुत लोग गलत करते हैं। कौन? गोरखपुर। तुम बताओ। हसनापुर मेरठ में पड़ता है।
गोरखपुर जो नोट कर लियो, बोलियो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। ठीक, पूरे 200 प्रश्न कराएं, पूरे पीडीएफ। अब 200 प्रश्न हम जिस दिन पूछे बता देना, ठीक बिटिया, ना दिशा और दशा दोनों गड़बड़ कर दें, 100% बिगाड़ दें। हाँ भैया, ये तो इतनी सर में दर्द। भारत कला भवन कहाँ पर है? बनारस। अच्छा ठीक, भारत माता मंदिर बनारस में ही है। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर। और इंदौर की स्थापना भी अहिल्याबाई होलकर। सही बताया रे। चलो, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इज्जतनगर। और केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र वो भी बरेली में है। पशु और पक्षी वाला दोनों बरेली में है। आगरा में है, बरेली में है। ये नहीं यूं तो है जी, ये तुम्हें क्या सब समझदार दिख रहे? औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र, अविशालुता विश्व केंद्र, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ। विश्व वाला जो केंद्र है वो भी लखनऊ में है। ठीक, अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके बारे में पहले बात सुन लो। स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। कब की? 1916 में। और बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास यानी नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय कौन था? यही शासक था, लॉर्ड हार्डिंग। और एक बात सुनना, इसी जब बनारस विश्वविद्यालय का ये शिलान्यास वगैरह कार्यक्रम हो रहा था, शायद बात है 4 फरवरी 2016 की, तब महात्मा गांधी, आपको याद होगा, 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत लौटे 14 साल बाद। तो जब वो लौटे तो इसी में बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान ही, शिलान्यास के दौरान ही पहला अपना जनभाषण दिया था। पहला जनभाषण किसने दिया? कहाँ दिया था? यहीं पर दिया था, बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। अब देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ बनना है? देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। नोट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है पूछते। बेटा नोट कर लो, ये तो है, जब पहले ही है। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। देश का पहला जीएसटी संग्रहालय चंडीगढ़। रात भर में खिसकाए दे तो। इस प्रश्न की व्याख्या करें, पहले पूछेंगे, पहले आप सभी लोग ये बताएंगे, ऐसा नहीं कि लोकायुक्त और लोकपाल में क्या अंतर है, पहले बताओ। क्वेश्चन को भाड़ में, पहले तुम हमें आज ये बताओ जो पूछ रहे, लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर बताओ। जो देश में नियुक्त होता है वो कहलाता है लोकपाल, और जो प्रत्येक राज्य में नियुक्त होता है वो लोकायुक्त। इसका संधि विच्छेद करो तो लोक प्लस आयुक्त। लोक प्लस आयुक्त का मतलब हुआ कि संगठन। अब लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब सेकंड बात और सुनो कि जो लोकपाल होता है या लोकायुक्त होता है वो रिटायर्ड जज ही बन सकता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का, एक जज बन सकता है। इसका कार्यकाल कितना है? पहले 8 वर्ष था, लेकिन अब 5 वर्ष कर दिया गया, अभी हमने देखा है। और अधिकतम उम्र घटाकर कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष कर दी गई है। और ये लोकपाल की अवधारणा या लोकायुक्त की अवधारणा हमने किस देश से ली है? स्वीडन देश से ली है। किस देश से ली है? स्वीडन देश से ली है। एक काम क्या करता है लोकायुक्त? लोकायुक्त का काम होता है भ्रष्टाचार को रोकना। राज्य में जितने संवैधानिक पद हैं, देख रहे हैं कितने भ्रष्टाचार हैं, इसको रोकना। और एक और बात याद रखना, भारत के पहले लोकपाल पूछे आए तो पिनाकी चंद्र घोष हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकपाल तो होंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो पहला लोकायुक्त होगा, तो लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल है। नोट करो, नोट करो, यूपी के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। बहुत तेज लाइट करो। यूपी के प्रथम लोकायुक्त
बिशंबर दयाल। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। ठीक। अवधारणा लिख दो, स्वीडन देश से ली गई। अवधारणा स्वीडन देश। घटा देगी। स्वीडन देश से भाई, ये पद स्वीडन का है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? सोनभद्र का। कुशीनगर का। तो कौशाम्बी का कहाँ है? मंझनपुर। चलो ठीक। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश वित्त निगम। औद्योगिक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर। कृत्रिम निर्माण केंद्र कानपुर। दलन अनुसंधान केंद्र कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। लफंगई तो कानपुर। बताओ कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये कहां पर है? कलकत्ता। विश्वनाथ मंदिर है। 80 घाट अपने यहाँ है। आगरा का किला विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, कलकत्ता में शायद। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और 200 पूरे कंप्लीट उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी किसे कहते हैं? रघुपति सहाय को। यहां पर कर दो वीडियो को अब। एंड अब कल दूसरी क्लास। अब कल किसकी